हेलो। जब भी हम कोई नई चीज को सीखते हैं ना, तो उसके एक फाउंडेशनल कंसेप्ट्स होते हैं जिसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे अगर हमको म्यूजिक सीखना है तो सात सुरों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हमको कलरिंग सीखना है, शेड्स बनाना सीखना है, तो हमारे साथ रंगों का जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर हमको फिजिक्स सीखना है तो हमको न्यूटन्स के थ्योरम्स याद करना, थ्योरी याद करना बहुत जरूरी है। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम सीखना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब हम टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं, तो अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो डो थ्योरी सीखना बहुत जरूरी है। डो थ्योरी जो है ये बनाई है चार्ल्स डो ने। ही वॉज इन द मार्केट इन द लेट 19th सेंचुरी एंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो एक्टिव पीरियड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 1880s ऑनवर्ड्स टिल 1905, राइट। और जब ये काम करते थे तो इन्होंने यूएस के शिकागो मार्केट में, न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट पे भी काम किया। और ये करते करते उन्होंने अपने अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश किए। और इन सब आर्टिकल्स की समरी जब बनाई गई और उनमें से जो बेसिक प्रिंसिपल्स निकाले गए, वो पार्ट हो जाते हैं आपके डव थ्योरी का। चार्ल्स डो कौन है? तो इन्हीं के नाम से डो जोन्स जो इंडाइसिस बना हुआ है यूएस में, वो भी रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे फिजिक्स के लिए न्यूटन है, वैसे ही मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे लिए डो के जो कंसेप्ट्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में उतना बड़ा मायना रखते हैं। उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और सही बात बताऊं, 100 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी थ्योरी आपको हर मॉडर्न किताब में भी मिलेगी। यानी एक थ्योरी है जो 100 साल से चल रही है, तो इसको तो सीखना बनता ही है, राइट। तो अभी हम अगले 4 एपिसोड्स में मिलके डो थ्योरी के अलग अलग कंसेप्ट्स को समझेंगे। इसमें मैं आपको कोर थ्योरी बताऊंगा जो डो ने बताई है, और उसको मैं कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट करता हूं। आप कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए, वो देखेंगे। तो आइए, चलिए मेरे साथ ज्वाइन करिए मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो डव थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि 4 एपिसोड्स में इसको रिलीज करूं। जैसा कि आप जानते हैं मेरी बातें कभी कभी लंबी चल जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा अराउंड हाफ एन आवर विल ट्राई टू क्लोज इट, राइट। तो सबसे पहला जो एपिसोड रहेगा आज का, वो रहेगा प्राइस के ऊपर फोकस। डव थ्योरी प्राइस के बारे में क्या कहती है। अगला एपिसोड हमारा होगा डव थ्योरी ट्रेंड्स के बारे में क्या कहती है। फिर हम देखेंगे डव थ्योरी एवरेजेस के बारे में क्या कहती है। और आखिर में देखेंगे डव की थियरी ऑफ मार्केट फेजेस, जो की है, जो बहुत ही बड़ी की है टू मेक मनी इन द मार्केट थ्रू स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहले सोचते हैं कि प्राइस के बारे में डव थ्योरी क्या कहती है। तो प्राइस के बारे में जो डव थ्योरी के कंसेप्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो दो कंसेप्ट है। नंबर एक, ये कहती है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यानी मार्केट जो है ना, हर न्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो प्राइस है वो हर न्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है। कई कई बार आप देखेंगे कि मार्केट में बैड न्यूज़ भी आ जाती है, लेकिन वो हजम हो जाती है, प्राइस कहीं पे हिलती नहीं है। वहीं दूसरी बात, कहीं कहीं पे मार्केट में गुड न्यूज़ आ जाती है, हमको लगता है गुड न्यूज़ है, लेकिन मार्केट करेक्ट हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि जो कुछ भी प्राइसेस दिखा रही है वही असली सच है। हमारे इंटरप्रिटेशन में हम गलत जा रहे हैं, ये मार्केट की प्राइस हमको हमेशा बताती रहती है, राइट। ये हो गया मार्केट इंडाइसेस के बारे में। और वैसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइसेस विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। अराउंड 90 to 95% बात ये सच है कि प्राइस में ही, अगर आप ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्राइसेस के ट्रेंड को देखेंगे और लार्ज कैप्स को देखेंगे, तो आपको हमेशा दिखेगा कि ये जो है ना, फंडामेंटल्स के साथ सिंक्ड अप हुए रहते हैं। शॉर्ट टर्म में एज वेल एज अपना स्मॉल कैप्स में इंडिविजुअल व्यूज शायद पैसे के जोर के ऊपर आप हिला सकते हैं, लेकिन टिपिकली लार्ज कैप्स एंड इन द लॉन्गर टर्म, इवन इन स्मॉल कैप्स इन द लॉन्गर टर्म, आपको दिखेगा कि प्राइसेस जो है वो फंडामेंटल्स को काफी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। और क्या इंटरप्रिटेशन है प्राइसेस के, वो हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ मेरा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, मेरा खुद का मार्केट का लर्निंग है। कोशिश यही है कि आप एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बने, आप एक आत्मनिर्भर ट्रेडर बने।
दुआ सलाम में मुझे याद रखें, क्योंकि आप अपने हाथों से मार्केट में पैसा बना सके, यही मेरी कोशिश है। किसी भी शेयर को, किसी भी डिस्कशंस को मैं यहाँ पे जो स्पेसिफिक नाम लूंगा, उसको सिर्फ लर्निंग के लिए रखिए। उसको बिल्कुल भी बाय और सेल टिप मत लीजिए। हाँ, लेकिन जो नाम मैंने दिए हैं उसको इंडिपेंडेंटली जा करके रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी रिसर्च के मुताबिक सही चल रहे हैं तो जरूर कोशिश करिए मार्केट में, क्योंकि कोशिश से ही हम मार्केट में सीखते हैं। तो सबसे पहले जो टेनेट है जो मार्केट में जो हम डव्स थ्योरी का लेते हैं, दैट इज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, या मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग में आपको जो उसके इम्प्लीमेंटेशन हम मार्केट में कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो प्राइस डिस्काउंट्स ऑल न्यूज़, तो इसको हम किस तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो अभी मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा। नंबर वन, लॉन्ग टर्म में चार्ट्स पे जो कुछ भी प्राइस होते हैं, प्राइस विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल्स। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं खास करके, और लार्ज टू मिड कैप में पैसा बनाना चाहते हैं, इवन स्मॉल कैप में भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो प्राइस को देखना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक्स में आप देखेंगे कि प्राइस भाग रहा है, तो फंडामेंटल स्टडी करके आपको काफी हद तक अच्छे से अच्छे स्टॉक्स इसमें मिल सकते हैं। लार्ज कैप में डेफिनेटली मिल जाते हैं, मिड कैप में और अच्छे चांसेस होते हैं, स्मॉल कैप में ही आपको टिपिकली डेविएशंस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पे इन्फॉर्म्ड पब्लिक कम रहता है। इन्फॉर्म्ड पब्लिक आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा लार्ज कैप और मिड कैप में। तो कोई भी स्टॉक अगर चलता है तो हाई चांसेस हैं कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्कैनर दिखाता हूं। ये स्कैनर मैंने बनाया हुआ है 2018 में। आज आप शायद इसको चार्टिंग पे जैसे मैंने बनाया वैसा बना ना पाए, क्योंकि काफ़ी हद तक चार्टिंग भी उनकी फैसिलिटीज़ को, उनके जो द काइंड ऑफ फंक्शंस दे हैड, उसको चेंज कर चुका है। तो ये स्कैनर अगर आप मेरा देखेंगे, बाय द वे मैं जो कुछ भी स्कैनर यहाँ पे शेयर करता हूँ, डैशबोर्ड शेयर करता हूँ, वो सब मेरे गोल्ड मेंबर्स के साथ, जिन्होंने गोल्ड सब्सक्रिप्शन लिया है उनके साथ वो लिंक उनको मिल जाएगी। वैसे ही आज का जो मेरा ये स्कैनर है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, वो भी लिंक सब गोल्ड मेंबर्स को मिल जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं ये स्कैनर, अगर आप मेरा ठीक से देखेंगे ना, तो इस स्कैनर में कहीं पे भी आपको फंडामेंटली मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। देर इज नो क्राइटेरिया फॉर फंडामेंटल्स हियर। ना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखी है, ना मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन देखा है, ना मैंने यहाँ पे देखा है कि भाई आपका क्वार्टरली ग्रोथ कैसा चल रहा है, ना मैंने कैश फ्लो देखा। मैंने यहाँ पे कुछ भी फंडामेंटल नहीं देखा है, सिर्फ मैंने टेक्निकली इसको एनालाइज किया है। इस स्कैनर में एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैं चेक करता हूं कि इस क्वार्टर का जो, क्वार्टर जीरो बोल देंगे, इसका जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये ग्रेटर देन पिछले क्वार्टर का -1 क्वार्टर का 20 है। हम्म और ये सब मैं डेली चार्ट पे देखते जा रहा हूँ। फिर मैंने इसका जो 20 मूविंग एवरेज है, वो उसके पिछले क्वार्टर के 20 से ऊपर, यानी आइटरेटिवली मैंने यहाँ पे करीब 30 महीने का स्कैन लगाया है। करीब करीब 10 क्वार्टर मैं ये चेक करते चला गया हूँ कि हर तरह से, हर तरह से हर क्वार्टर में 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो डीएमए है वो पिछले क्वार्टर के 20 डीएमए से ऊपर है। यानी आप धीरे धीरे करके क्या चेक करें कि प्राइस जो है ना इस स्टॉक की, पिछले 10 क्वार्टर में यानी करीब करीब 2.5 साल में ऐसे ऊपर चली जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ टेक्निकली मैंने स्कैन किया है, यहाँ पे कुछ भी फंडामेंटल क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड दिखा रहा है आपको ऑब्वियसली। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आप ही देखिएगा इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 90 to 95% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड हैं, जिनके अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। कुछ मैं नाम यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप खुद स्टडी करिएगा, जिनके फंडामेंटल्स अव्वल चल रहे हैं, बहुत ही सॉलिड चल रहे हैं। इनमें आप पैसा लगा करके बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, ले सकते हैं, लेकिन टाइमिंग करिएगा। जैसा मैं कहता हूँ, हवा में उड़ते हुए चिड़िया को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं है। सेटल होगी, एक एक टहनी पे रुकेगी, तब उसको पकड़ लेना। उड़ती चिड़िया को मत पकड़िएगा।
काफी चीजें यहाँ पे स्ट्रेस्ड होंगी, लेट देम कूल ऑफ, लेट देम कम टू द convergences and then you pick it up. Okay, but let's look at the core idea about fundamentals. Healthcare global enterprises देखिएगा, आप देखिएगा सोलार इंडस्ट्रीज, डिफेंस में इट्स रनिंग वेरी स्ट्रांगली। मैं मुझे बताना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इनके प्रोडक्ट्स यूज किए गए थे। मेजगॉट डॉक है, लेमन ट्री है जो कंसिस्टेंटली एक के बाद एक प्रॉपर्टी एक्वायर करते जा रहा है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ, इसकी आपकी जो है अर्निंग्स ग्रोथ, ये कंटिन्यूसली चली है। भारतीय एयरटेल, आपको बताने की जरूरत नहीं कि इसका चार्ट कंटिन्यूसली स्टेडीली अप चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ठीक से अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इसकी अर्निंग्स जो हैं वो स्टेडीली बढ़ रही है। तो भारतीय एयरटेल को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे दिखाता हूँ आपको, तो आपको दिखेगा कि देखिए कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ पैमाना, कंटिन्यूसली आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ आ रही है सेल्स में। ये क्वार्टर टू क्वार्टर था, ईयरली भी आप देखिए स्टेडी ग्रोथ आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है फंडामेंटल्स में, मैंने लेकिन ये क्राइटेरिया यहाँ चार्ट में कहीं नहीं डाला है स्कैनर में, लेकिन चार्ट आपको दिखेगा कि वो कंसिस्टेंटली दौड़ रहा है। चार्ट कंसिस्टेंटली दौड़ रहा है, अर्निंग्स कंसिस्टेंटली दौड़ रही है। यानी अगर आपने लॉन्ग टर्म्स पे चार्ट्स को देखा, शॉर्ट टर्म पे भी ये दिखेगा, मिड टर्म पे भी दिखेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा है, शॉर्ट टर्म में ड्यू टू लोकलाइज न्यूज और ड्यू टू स्मॉल टाइम इवेंट्स प्राइसेस डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, खास करके स्मॉल कैप्स में। लेकिन लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, लॉन्गर ड्यूरेशन में, शॉर्टर ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो स्टॉक्स के फंडामेंटल है वो आपको प्राइस पे दिखेंगे। प्राइस अगर चलती हुई अच्छी दिख रही है तो जाके देखिएगा, आपको फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखेंगे। लेकिन इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस बंद कर दो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मैनिपुलेटर्स एग्जिस्ट इन एवरी मार्केट। ओके, ये हमको समझ के चलना है कि जो बात इन्होंने कही है वो कही है 19th सेंचुरी के एंड में, यानी 1880s ऑनवर्ड्स टिल 1910 के बीच में, राइट? उस समय का इन्वायरमेंट, उस समय का एग्रेसिवनेस, उस समय की एबिलिटी टू मैनिपुलेट, ये सब अलग लेवल्स के थे, राइट? जो आज है वो उस समय नहीं था, राइट? उस समय वीडियो गेम की तरह हम खटाखट खटाखट बाय सेल नहीं कर सकते थे, तो होल्डिंग पीरियड भी लोगों के ज्यादा हुआ करते थे। बट कोर रिमेन्स द सेम, ये मैं आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि अगर प्राइस आपको लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे कंसिस्टेंटली चढ़ती हुई दिख रही है तो उस स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर उसमें आपको किसी भी ब्रेकडाउन में, किसी भी स्विंग में एंट्रीज मिल रही है, आपका हिट रेट बहुत अच्छा बन सकता है, राइट? तो सबसे पहली चीज, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग में यह है कि प्राइस कैप्चर्स द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक वेरी वेल, मोर सो इन द लॉन्गर टर्म, मोर सो इन द लार्जर कैप, राइट? अब सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, राइट? प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, या द मार्केट डिस्काउंट्स, इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसमें सेकंड पॉइंट में जो आपको बताऊंगा वो आपको मान लेना है कि प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस इज सुप्रीम, ये सेकंड में इसका एप्लीकेशन करता हूं कि प्राइस इज सुप्रीम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइस इज सुप्रीम एट द टाइम ऑफ एग्जिट। प्राइस के साथ आप आर्ग्यू करिएगा एंट्री टाइम पे, मैं बिल्कुल बोल दूंगा कर लो, आपको जितना आर्ग्यू करना है ना प्राइस के साथ, कि देखो सर प्राइस भाग रहा है लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैं इस स्टॉक को छोड़ रहा हूं, मैं मान लूंगा आपकी बात को। इट्स ओके, यू कैन स्किप अ स्टॉक इफ यू डू नॉट फील द फंडामेंटल्स आर गुड। लेकिन आपके एग्जिट के टाइम पे प्लीज 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 फंडामेंटल्स के साथ कभी भी प्राइस को आर्ग्यू मत करना। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? अगर इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो आपने स्टडी करनी चाहिए बुक बाय स्टैन वीनस्टीन, जहां पे वो इनसाइडर्स गेम के बारे में बात करते हैं। अब इनसाइडर्स क्या होते हैं? इनसाइडर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के नेटवर्क में रहते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में उनको मालूम है, प्रमोटर के टच में है, या कंपनी के वेंडर्स के टच में है, कंपनी के यू कैन से रेगुलेटर्स के टच में है, कंपनी के कस्टमर्स के टच में, यानी उनके पास वो रिलायबल सोर्सेज हैं जहां से उनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और हम
हम भोले भाले रिटेलर, हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? हम तो फंडामेंटल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो कुछ स्क्रीनर डॉट इन दिखाता है, जो कुछ हमको दिखाता है तिजोरी, तो उसके साथ हम चल देते हैं, क्योंकि स्टॉकेज इन सब में वही फंडामेंटल्स हैं जो कि उन्होंने रिलीज किया है। हमारी नज़र वहां पे रहती है। लेकिन ये जो इनसाइडर्स होते हैं ना, इनको कंपनी के अंदर क्या हो रहा है इसकी खबर होती है। और ये लोग जो है, अगर इन्होंने स्टॉक को लिया हुआ है तो ये रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करते हैं एग्जिट्स के लिए। अगर इन्होंने स्टॉक को लिया हुआ है और उनको दिखता है कि बाहर मार्केट में परफॉर्मेंस कंपनी का खराब हो रहा है, तो वो कंपनी के अगले क्वार्टर का इंतजार नहीं करते हैं। वो कम स्टॉक में से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है? उन्होंने स्टॉक में से निकलना चालू कर दिया तो प्राइस तो नीचे आ रही है, लेकिन मैं भोला भाला रिटेलर देख रहा हूँ फंडामेंटल्स को, अरे फंडामेंटल्स तो जबरदस्त है। फिर हम क्या कहते हैं? दो जासूस करे महसूस दुनिया बड़ी खराब है। अरे लोगों को तो फंडामेंटल पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या बोलने का, ये लोग मटका करते हैं, ये लोग सट्टा करते हैं मार्केट में, इनके साथ रहने में कोई मतलब नहीं है। अक्ल नहीं इन लोगों को। मैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट हूं, मैं होल्ड करूंगा स्टॉक। अब क्या हो गया? आप जिस बैलेंस शीट्स को देख रहे हैं, भाई वो तो हिस्ट्री है। उसको 3 महीने लगते हैं अपडेट होने में, कभी कभी 4, कभी कभी 5। सेबी रेगुलेटर है, इसलिए कम से कम 6वें महीने में तो अपडेट हो ही जाता है। क्योंकि द फैक्ट इज दैट 3 महीने के परफॉर्मेंस के बाद फिर आपको अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स आते रहते हैं। यानी द फैक्ट यू आर लुकिंग एट इज एट अ डेल्टा ऑफ अराउंड 4 to 5 months। ओके। अब क्या हो रहा है? आप उस पुराने डेटा को देख रहे हो, आपको सब अच्छा लग रहा है, आप होल्ड करे हुए हैं, लेकिन इनसाइडर्स को मालूम हो गया कि कंपनी में प्रॉब्लम है, वो उसमें से निकल रहा है, स्टॉक गिर रहा है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करोगे क्योंकि मैं तो फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। फिर हमको याद आ जाता है वॉरेन बफे का किस्सा, राइट? हम उसके साथ चिपक जाते हैं, ट्विटर पे अपडेट्स मिलते रहते हैं, दो द स्ट्राइक स्टॉक इज फॉलिंग, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस इज द टाइम टू प्रूव अवर कन्विक्शन एंड ब्ला 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 नरेशन में हम फंसे रहते हैं। लेकिन प्राइस है ना, वो गिर जाती है। और फिर आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आता है खराब। फिर हमारी बत्ती लग जाती है कि भाई अब तो हमको इसमें से एग्जिट करना चाहिए, नाउ आई वांट टू एग्जिट। लेकिन मेरे एग्जिट करने तक स्टॉक है ना और क्रैश हो जाता है, और यहाँ पे मैं बहुत बड़ा लॉस ले लेता हूँ। नाउ ये लॉस क्यों हो रहा है? ये लॉस इसलिए हो रहा है कि भाई मैंने डव थ्योरी का ये प्रिंसिपल माना नहीं कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ, प्राइस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रूथ। ये फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा बाजू में है, दैट इज अनदर ट्रूथ। बट माय डियर फ्रेंड, स्पेसिफिकली जब भी कुछ बैड न्यूज आती है ना, कोई भी हुटर लेकर के बजाता नहीं है मार्केट में, कोई भी सेबी के पास इमीडिएटली जाकर के फाइलिंग नहीं करता है। बैड चीजें, गलत चीजें फाइल्ड भी होती है ना, वो 6-7 महीने बाद फाइल होती है। ये आपको इंडसइंड बैंक के किस्से से भी पता चलेगा कि अब इस कंपनी को मालूम नहीं था कि अंदर दे हैव not accounted for their exchange losses, राइट? आप देखिएगा, वन ऑफ द प्रमोटर्स सेलिंग में भी आपको दिख जाता है कि पहले ये सब हो रहा है। पहले ये सब हो रहा है जब बैलेंस शीट कड़क है, ये एग्जिट्स ले रहे हैं, और बाद में आकर के टक करके न्यूज़ बाहर आती है, फिर रिटेलर वहां पे बैठा रहता है, फंडामेंटल तो अच्छे थे, मैं फंस गया इसमें, राइट? इसका और एक लाइव किस्सा मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ऑफ जेंसॉन इंजीनियरिंग। क्विकली लेंगे, स्लो करके चाहिए तो वीडियो देखिएगा या खुद screener.in खोल के देखिएगा, आपको किस्सा समझ में आ जाएगा। So let's quickly look at Gensol. Again, remember, we are at this principle, price is supreme, more so at the time of exit. अगर प्राइस गिरती हुई मिले तो फंडामेंटल्स के साथ उसको कभी आर्ग्यू मत करिएगा। याद रखेंगे आपको, आप मुझे हमेशा आपको बचाने के लिए। राइट? तो देखिए, जेंसॉल का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जेंसॉल इंजीनियरिंग वाज गिविंग लॉट्स ऑफ आई वुड से ग्रीन पास्चर अहेड। हम नई ईवी कार लाने वाले हैं, पुणे में चाकन में प्लांट ले लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इट वाज आई बिलीव March 24 व्हेन दे वर सपोज टू रिलीज देयर व्हीकल। इतना भी उन्होंने ट्विटर पे शायद ट्वीट किया था। गो बैक एंड लुक एट देयर टाइमलाइन एंड यू विल एबल टू सी दैट, राइट? नाउ लेट्स लुक एट जेंसॉल। जेंसॉल में अगर आप देखेंगे ना, तो प्राइस आपको क्रैश होते हुए कहाँ से दिखेगी? अगर आप मैं आपको दिखाऊं प्राइस, तो प्राइस आपको मैक्स मिलेगी March 24 में। ओके। अगेन,
दिस इज द टॉपिक, प्राइस इज सुप्रीम मोर एट द टाइम ऑफ एग्जिट। तो मार्च में आपको दिखेगा प्राइस वाज एट इट्स पीक। ओके। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको कहाँ दिखेगा, वाज एट इट्स पीक? तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको पीक में दिखेगा अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ये खबर और इनसाइडर्स में फैल गई थी, इसलिए स्टॉक फिर भी बढ़ा नहीं। तो दो जगह पे इसको देखते हैं। एक देखते हैं कि मार्च में मेरा परफॉर्मेंस तो एकदम परफेक्ट था, फिर भी उसके बाद स्टॉक जून तक गिर गया। तो आप देखिए यहाँ पे मार्च में परफॉर्मेंस परफेक्ट है, जून तक स्टॉक कहीं नहीं गया, गिरता गया। अच्छे रिजल्ट के बाद ऊपर जाना चाहिए लेकिन नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि पहले ही किसी को मालूम था कि अगला रिजल्ट जो है ना वो गड़बड़ होने वाला है। ओके। फिर उसके बाद जो इनसाइडर्स थे उन्होंने खुद ब खुद अच्छी से रिसर्च की होगी, जबरदस्त की होगी। जो प्रमोटर्स के टच में थे, जो उनके इकोसिस्टम के टच में थे, उनको पहले भी खबर लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका और एक रिफ्लेक्शन क्या है, अगला रिजल्ट आप देखेंगे बेस्ट एवर क्वार्टर था उनका। यू कैन लुक एट इट, उनका लुक एट इट, दिस इज द सितंबर 2024 बेस्ट एवर क्वार्टर। लेकिन प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने आप देखोगे सितंबर तक गिरी, सितंबर के बाद एक्चुअली और जोरों से गिरी। यानी आपने बेस्ट एवर क्वार्टर दिया इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, लेकिन प्राइस गिरती ही चली गई। क्यों? क्योंकि somebody न्यू देयर इज समथिंग एट प्लेस। सो यहीं पे मैं कहता हूं मैंने इस स्टॉक में काम किया था, मैंने यहाँ पे पोजीशन ली थी, मेरे स्टॉप लॉस लग गए थे, मैं चला गया था। फ्रैंकली मैं चला गया था। ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा है, बैलेंस शीट पे आप कितनी भी चाहिए सीटियां मार लो, लेकिन मैं वापस नहीं आया क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं आ रही थी। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, प्राइस इज सुप्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू द इनसाइडर्स गेम एट द टाइम ऑफ एग्जिट। ओके। तो सबसे पहले इस स्कैनर के थ्रू हमने देखा कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल्स। दूसरा, जेन जेंसॉल के केस में मैंने आपको दिखा दिया कि प्राइस इज द बेस्ट ट्रूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट। नेवर आर्ग्यू योर एग्जिट विथ फंडामेंटल्स, उसको चुपचाप निगलना सीख लीजिए। ये कड़वी गोली होती है लेकिन बाद में अंदर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट? तो अगला देखते हैं कि परसेप्शन गैप्स, अगर रिवर्स साइकोलॉजी का मैं इसको यूज करता हूं, चलिए अब रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं यहाँ पे। कि मैंने कहा कि आपको प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है, प्राइस अच्छा है, यू नो प्राइस इज गुड, राइट, प्राइस इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द फंडामेंटल्स। लेकिन कभी कभी प्राइस लैग कर जाती है। केसेस में आपको मिलता है, जैसे हम वैल्यूएशन में लैग्स देख लेते हैं, वैसे ही नैरेशन में भी कभी कभी लैग मिल जाता है। कि आपको दिखता है ना एक सेक्टर अच्छा चल रहा है, एक सेक्टर अच्छा चल रहा है, चलने लग गया, राइट, एक सेक्टर अच्छा चलने लग गया, लेकिन उसमें का एक स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छा है वो चल नहीं रहा है, राइट। अब यहाँ पे केस आपको क्या मिलेगी कि प्राइस जो है ना इज येट टू रिफ्लेक्ट दीज फंडामेंटल्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंस द सेक्टर हैज रन, इट स्टॉक्स हैज ऑल्सो रन। तो मैं, अगर मुझे ऐसा कुछ लेगार्ड मिल गया जो सेफ जोन में है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मैं वहां पे प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द फंडामेंटल्स का जो गैप है उसको प्ले कर दूंगा। क्योंकि फंडामेंटल तो स्ट्रांग है लेकिन प्राइस अभी दौड़ी नहीं है। दैट्स द पॉइंट वेयर, दैट इज वेयर एक काइंड ऑफ आर्बिट्राज की प्राइस शुड रिफ्लेक्ट ऑल फंडामेंटल्स, बट प्राइस इज नॉट रनिंग बट फंडामेंटल्स आर गुड। So that is the place where I will focus for a breakout. That is the place where I will focus for a price action, कि जहां पे इसने वीकनेस को छोड़ा मैं वहां पे एंट्री की कोशिश करना चालू कर दूंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक केस बताता हूं, निफ्टी डिफेंस से। तो डिफेंस सेक्टर आपको मालूम है कि इस साल मार्च में से इसने रनअप दिखाना चालू कर दिया था। इट वॉज द डार्लिंग सेक्टर, इट इज द डार्लिंग सेक्टर। ऑब्वियसली जो हुआ है, March onwards is very painful, should not have happened, but it has happened. And then whatever movements and things have happened, uh, leading up to the defense being the primary sector now. So let's look at I'll take the MO defense का चार्ट। ओके। तो एमओ डिफेंस का चार्ट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब हम मार्च में थे तब दिस वाज द फर्स्ट सेक्टर विच आई रिपोर्टेड एज एक्चुअली डन विद द बेस।
यहाँ पे मुझे दिखा कि ये डिफेंस सेक्टर ने मार्च में से रनअप चालू कर दिया है एंड इट इज रनिंग नाउ सिंस द इंडाइसिस इज रनिंग डेफिनेटली द स्टॉक्स आर ऑल्सो रनिंग। तो हम देखते हैं एक केस है जैसे माजगांव डॉक का, तो ये माजगांव डॉक का स्टॉक है। यहाँ पे देखिए आप फरवरी से मैंने देखा कि ये तो एक्चुअली मार्च में ऐसी मूवमेंट पकड़ी है कि इट इज जस्ट रनिंग स्ट्रांग। तो ये केस क्या हो गई कि यस, फंडामेंटली अच्छा है माजगांव डॉक, यू कैन डेफिनेटली रिसर्च। ये ये केस कैसे हो गई, ये पॉजिटिव केस हो गई कि आपका सेक्टर दौड़ रहा है, स्टॉक भी दौड़ रहा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, राइट। जब मैं लेगार्ड ढूंढने गया ना तो मुझे एक लेगार्ड मिल गया था इसमें, दैट वाज अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस सेक्टर एंड यू कैन गो थ्रू देयर नाइस समरी अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स दे do in this sector. Okay, they are mainly into the EMS work. Okay, so now this is there, they are into the Apollo microsystems and they are very much active into aerospace system, ground defense, avionics। मिल गया आपको जो मैं बोल रहा था, तो सेक्टर में तो है भाई। फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं, फंडामेंटल्स यू कैन गो एनुअल बेसिस, यू कैन सी स्टडीली ग्रोइंग, ठक 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 ठक। पिछले 4 साल से जब से डिफेंस में आत्मनिर्भरता का मूव आया है, ये आपको ग्रो होते हुए दिख रहा है। ये रिजल्ट भी अच्छा बाय द वे इस बार आ गया, लेकिन जब मार्च में हम थे तो ये रिजल्ट यहाँ पे नहीं था, फिर भी हमको दिख रहा था कि ये ग्रो हो रहा है। लेकिन चार्ट पे भाई हमारा लैग कर रहा था इस रनअप से। ये मार्च अप्रैल में भी ठंडा रहा। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया, दिस वाज अराउंड 9 मई, इसी महीने का किस्सा है। 9 मई को जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, मैं क्या करूंगा, दैट इज द प्लेस जहां पे मैं लेगार्ड को प्ले करूंगा in the reverse way of applying the Dawes theory. The price reflects everything. So now यहाँ पे प्राइस अभी फंडामेंटल को नहीं दिखा रही है, सेक्टरल मूव को नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है, आर्बिट्राज क्रिएट हो गया, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। तो इसको कैसे अप्लाई करूंगा, हवा में जाकर के कभी भी तो हम इसको लेंगे नहीं, राइट। तो हम इसको कब लेंगे, हमारी प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे, और प्राइस एक्शन ने क्लियर कट यहाँ पे हमारे स्कैनर्स ने जो है, टाइगर स्ट्रेटेजी स्कैनर्स है, टर्टल स्ट्रेटेजी स्कैनर्स हैं, डार्क हॉर्स स्कैनर्स है, ऑल यू विल बी एबल टू गेट इनटू माय ऐप, यू कैन डीप डाइव इनटू देम एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ दे विल रिफ्लेक्ट दीज ब्रेकआउट्स while they are happening, before they are happening, as well as bit delayed also, वो आपको दिखाता रहता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 9 मार्च को इसने ब्रेकआउट दे दिया और वहां से आप देखोगे नाउ इट इज ब्लूमिंग ऑफ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्राइस वर्सेस फैट्स का जो आर्बिट्राज क्रिएट हो गया था उसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि प्राइस ने तो फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करना है भाई, लोग भूल गए हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे प्राइस कैचअप करेगी। हमने उसको अप्लाई करके, दिस इज हाउ इट गेट्स अप्लाइड, दैट यू ट्राई टू फिगर आउट कंपनीज विच आर गुड, सेक्टर्स विच आर रनिंग स्टॉक, बट कंपनी ने मूव नहीं दिया है, उसके ऊपर लेंस लगा के ऐसे बैठे रहो, कब 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 फ्लाई करेगा। टेक योर पोजिशंस एंड make good healthy profit in the market, right। तो ये है प्राइस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल ट्रूथ, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया थ्रू माय स्कैनर दैट if you look at long term charts, if they are running, obviously the company's fundamentals are going to be good, more so in large caps, more so in longer term charts, more so in mid caps also। only small caps are the places where there are times where you get arbitrage। जैसे ये अपोलो का केस था, लेट मी लुक एट इट्स मार्केट कैप, यू गॉट इट, इट्स अ स्मॉल कैप। तो यहाँ पे आर्बिट्राज आपको कभी कभी अच्छे तरीके से मिल सकता है, बट ट्रुथ इज प्राइस डिस्काउंट्स फंडामेंटल्स, दैट इज वन थिंग। नंबर टू थिंग, नेवर आर्ग्यू विथ प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द टाइप ऑफ एग्जिट्स। क्यों, बिकॉज इनसाइडर्स का गेम चलता है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इनसाइडर्स, गो एंड चेक द बुक बाय स्टैन विंस्टीन, मेकिंग मनी इन बुल्स एंड bear market, making profits in bulls and bear market। Okay, that is the second thing that we learned। नंबर वन, फंडामेंटल से अलाइंड होता है प्राइस। नंबर टू, एग्जिट्स के टाइम पे प्राइसेस के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है, इनसाइडर्स एट प्ले होते हैं। नंबर थ्री, हाउ टू यूज प्राइस वर्सेस फंडामेंटल्स का आर्बिट्राज। तो यहाँ पे हमने प्राइस होल्ड्स और प्राइस काइंड ऑफ हैज all the truth in it, that is what we are able to pick it up, right। सेकेंड चीज जो उन्होंने बोली थी प्राइस के मामले में, वो कहते हैं कि प्राइस, द क्लोजिंग प्राइस इज सेक्रेड।
ना क्लोजिंग प्राइस इज सेक्रेड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इंट्राडे में हैं उनके लिए भी ये काम करता है, हाँ, उनके लिए भी ये काम करता है। उसका रेफरेंस मैं कभी आपको कभी और दे दूंगा, लेकिन टिपिकली आपको ये याद रखना है कि अगर हम पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ओपनिंग बिलोंग्स टू एमेच्योर्स एंड क्लोजिंग बिलोंग्स टू द प्रोफेशनल्स। तो कहीं भी मार्केट जब भी ओपन होता है तो आपको बहुत बार मार्केट आपको डरा देगा शुरुआत में। सबसे ज्यादा आपका फूलिंग अराउंड जो मार्केट में होता है वो होता है जब लोग है ना यहाँ पे पैनिक क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल पैनिक। इसके बारे में आपको मिलेगा, इनकी जो बुक है, मार्क मिनरविनी की बुक है, जहाँ पे आप ब्रेकआउट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सडनली एक पैनिक क्रिएट किया जाता है जो कि रिटेलर्स के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के स्टॉप लॉसेस को खा करके फिर ये स्टॉक आगे की तरफ निकलता है। तो हर कोई बड़ा प्लेयर चाहता है ना कि स्टॉक में से छोटे प्लेयर्स उतर जाएं, ताकि उनकी अगली रैली जो बने ना वो ज़्यादा रिलायबल हो। नहीं तो ये लोग जो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उनके स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं ऑब्वियसली, तो वो पकड़े जाते हैं। तो ये लोग एक बार गाड़ी में से उतर गए, आगे के जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, मार्केट की वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो पैनिक क्रिएट किया जाता है इसमें लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि वो इंट्राडे में काम कर देते हैं, इंट्राडे में डिसाइड करते हैं मैं एग्जिट ले लूं। यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सीखनी है, क्लोजिंग प्राइस इज सेक्रेड। तो इस ट्रैप से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना होता है, इस ट्रैप से बचना होता है तो आपको हमेशा एंट्रीज, नई एंट्रीज जितनी हो सके या कम से कम आपके स्टॉप लॉसेस को लगे हुए स्टॉक्स में से एग्जिट करना है। तो अराउंड 3 to 3:30 करिएगा जितना हो सके। एटलीस्ट फॉर योर स्टॉप लॉस गिव दैट मच ऑफ टाइम फॉर योर स्टॉक टू रिकवर एंड देन यू एग्जिट, अदरवाइज ये पैनिक में आप फूल्ड हो जाओगे। सो इसको वो लोग कहते हैं शेकआउट कैंडल्स बाय द वे। तो ये शेकआउट्स मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं लोगों को, वीक हैंड्स को भगाने के लिए। लेकिन अगर हम अच्छे स्टॉक्स में जा रहे हैं, जैसे ये स्टॉक जो है मेरा, दिस इज एमो डिफेंस राइट, अगर मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, ये दिन के पैनिक में अगर मैं निकल जाऊंगा ना तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी बड़ी रैली मेरे हाथ से छूट सकती है। तो शेकआउट्स में से अगर आपको बचना है तो डेफिनेटली यू हैव टू एंश्योर दैट यू एंटर द स्टॉक्स एट द लास्ट क्लोजर पॉइंट्स नियर द क्लोजिंग डे ऑफ द मार्केट। सेकेंडली, एंट्री के बारे में भी आपको बोलूं तो आपको कई बार फॉल्स ब्रेकआउट दिन के अंदर मिलते हैं, स्टॉक ऐसा स्पाइक दे देता है फिर खट्टा करके करेक्ट हो जाता है। खास करके रिजल्ट्स के डे में होता है, जैसे V2 रिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। अगेन दीज आर और एग्जांपल्स गाइस, डू नॉट गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दी स्टॉक। सो यू कैन सी यहाँ पे रिजल्ट आया था तो शुरुआत में एकदम से स्पाइक दे दिया, तो काफी लोगों ने सोचा रिजल्ट अच्छा आ गया, एंट्री ले ली, लेकिन तब तक लोग अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए, राइट। तो सेल ऑन न्यूज जो होता है, ये सेल ऑन न्यूज हो गया क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और इनको मौका मिल गया कि अभी और रैली हमको नहीं कर रही, हम जिस न्यूज के लिए बैठे थे वो काम हो गया, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो ये जो आपके कैंडल्स बनते हैं, आइदर यू कैन से इन्वर्टेड हैमर्स या हैमर्स, इनके बनने में आपके ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने का कारण ये इंट्राडे फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इंट्राडे फ्लक्चुएशन से अगर आपको बचना है तो सबसे जरूरी बात आपको क्या है कि वेट फॉर द क्लोज ऑफ द मार्केट। तो अगर आप क्लोज के लिए रुकेंगे तो आप ऐसे शेकआउट्स में नहीं फंसेंगे, ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट में भी नहीं फंसेंगे। हाँ, कई कई बार आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा मोमेंटम का स्टॉक है सर, अगर ओपनिंग में ही 6-7% हो गया है, मुझे लगता है कि और 20% का सर्किट है तो क्या करूं। तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, टेक अ पार्शियल एंट्री एट अराउंड 10:30 11:30, एटलीस्ट वेट टिल 11 आई वुड से। 10:30 11 के बीच में पार्शियल एंट्री ले लो और बचा हुआ पार्शियल अगर इट कंटिन्यूज टू राइज, इट कंटिन्यूज टू होल्ड दिस पोजीशन, तो एंड ऑफ द डे में आप ले लो। लेकिन पूरा का पूरा पोजीशन राइट इन द मॉर्निंग मारना है स्ट्रेच स्टॉक पे, प्लीज अवॉइड इट बिकॉज दैट कैन बी द ट्रैप। तो रिटेलर्स जो हैं दे ओपन द मार्केट इन एक्साइटमेंट, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, दे वेट फॉर, दे स्टडी इट वेरी वेल, then they find their good price and they all apply it at the most of the time near the end of the days because they want to make sure that जिनको इंट्राडे का खेला करना है वो खेला करके बाहर हो चुके हैं। Got it? So these are the two salient points which are
in Dow theory around the price. Number one, the indices reflect every news, discounts every news, that interprets as the price discounts every news for a stock. Now, this means that price reflects fundamentals, reflects even the insider's game. Okay. Then we reverse engineered it that you can use the arbitrage between price and fundamentals and sectoral move to get good profitable trades. Okay, so this is what was on the first part. Second part was, yes, closing price is sacred. ओपनिंग इज डन बाय द एमेचर्स, क्लोजिंग इज डन बाय द प्रोफेशनल्स. तो इसलिए शेकआउट कैंडल से आपको बचना है, फॉल्स ब्रेकआउट से आपको बचना है, तो हमेशा मार्केट के क्लोजिंग टाइम के इर्द गिर्द आपकी पोजीशंस लीजिएगा. आपको ज़्यादा पीसफुल ट्रेड्स ट्रांजैक्शंस मार्केट में मिलते रहेंगे. एंड फॉर द अपडेट ऑल द गोल्ड मेंबर्स, यू आर गोइंग टू गेट दिस स्कैनर टुडे. एंड पीपल हु वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, तो सिल्वर में आई विल बी टिपिकली शेयरिंग ऑल माय वीकेंड रिव्यूज and my daily updates on the overall health of the market. In the gold membership, I'll be being more specific with scanners, with stock setups which are looking good in the market or which are to be safeguarded. So, as per your comfort, wherever you feel that I can add value to your journey, definitely you can join with me on the YouTube subscription. You can join on my training programs given in the link below, as well as you can engage further with me on Twitter. I hope this new initiative on the Pure Play, the new initiative on the Pure Play technical analysis just on knowledge basis, without much of scanners and dashboards, still helps you to learn and do your own deep study on these 2 points what I have shared. So in the next Dow theory session, we are going to talk about trends, right? So be a part of it, learn more, and definitely put your comments in the videos comment section, and join my programs anywhere, wherever you want to learn the specifics about how I work in the market with scanners, with my own systems, and with my dashboards. Take care.